अमेरिका और नेटो मुल्कों ने 11 सितंबर के आतंकी हमलों के बाद अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी। 20 साल बाद यानी पिछले साल उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था। जिस तरह अचानक वेस्टर्न कंट्रीज की फौज ने अफगानिस्तान छोड़ा था, उससे अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई और कहा गया कि अमेरिका और नेटो की अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है। और अब अमेरिका में कुछ ताकतवर इन्फ्लुएंसर शख्सियतें ये चाहती हैं कि यूक्रेन में रूस को उसी तरह के दलदल में फंसाया जाए जिस तरह से अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को फंसाया गया था, जिसके बाद हमलावर फौज की भारी शिकस्त हुई थी और 10 साल बाद उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ा था। यूक्रेन में जंग अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन जानकारों का मानना है कि वेस्टर्न कंट्रीज के चलते ये जंग महीनों और सालों तक खिंच सकती है। जानकार यूक्रेन पर रूसी हमले की बराबरी 1979 के सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले से कर रहे हैं, या फिर 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका की अगुवाई वाले हमले से। यहां पर आपको बता दूं कि सोवियत यूनियन को 10 साल के अंदर अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर लौटना पड़ा था और दूसरे मामले में अमेरिका को 20 साल बाद कुछ हासिल किए बगैर ही लौटना पड़ा था। दोनों ही मामलों में हार हमला करने वाले मुल्क की हुई थी और अब कहा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज रूस को यूक्रेन में वैसे ही फंसाना चाहते हैं जैसे सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में फंसाया गया था। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन क्या बनेगा? अमेरिकी हमले के बाद वाला अफगानिस्तान या फिर सोवियत हमले के बाद वाला अफगानिस्तान? यहां पर मैं आपको बता दूं कि सोवियत यूनियन की फौज ने 24 दिसंबर 1979 को अफगानिस्तान पर हमला किया था और 10 साल तक वहां रहने के बाद 1989 में उन्हें हार के बाद अपने मुल्क वापस भागना पड़ा था। अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत लागू करने में नाकाम होने के बाद सोवियत यूनियन ने 1988 में अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर किए थे और सोवियत फौज की वापसी 15 फरवरी 1989 को पूरी हो गई। खैर, अब कहा जा रहा है कि अमेरिका और नेटो उसी तरह से वॉलंटियर्स और गैर सरकारी लड़ाकों को हथियार और ट्रेनिंग देंगे जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए मुजाहिदीनों को तैयार किया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी कुछ दिन पहले स्टेट ऑफ द यूनियन को एड्रेस करते हुए इसी पॉलिसी को अपनाने की तरफ इशारा भी किया था। उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने के बदले में एक लंबे अरसे तक की कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिलेरी क्लिंटन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि याद रखें, 1980 में रूसियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। रूसियों के लिए इस हमले का अंजाम अच्छा नहीं रहा था। सच ये है कि एक बहुत ही इंस्पायर्ड, ट्रेन, अच्छी तरह से फंडेड और हथियारों से लैस अफगान लड़ाकों ने रूसियों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया था। दरअसल दोस्तों, जानकारों का मानना है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए यूक्रेन एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस साल नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस का इलेक्शन है और जो बाइडेन को अमेरिका के अंदर ये साबित करना है कि अमेरिका अब भी वर्ल्ड लीडर है और वो रूस का यूक्रेन में डटकर मुकाबला कर रहा है। अगर यूक्रेन में रूस की जीत हुई तो अमेरिका की इमेज को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल रूस अफगानिस्तान में ऐसे हालात झेल चुका है और अमेरिका भी अफगानिस्तान में नाकामी देख चुका है। अमेरिका वियतनाम में भी शिकस्त खा चुका है। अब पूरा खेल इस बात पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका और उसके साथी मुल्क यूक्रेन में रूस को कब तक मजबूती से रोक पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जंग के साथ साथ रूस और यूक्रेन बातचीत के जरिए भी मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इशारा मिल रहा है कि रूस सिर्फ अपनी शर्तों पर ही यूक्रेन से वापस जाएगा। उसकी शर्तों में जो बातें शामिल हैं उनमें खास बात यह है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे और यूक्रेन क्रीमिया को रिकॉग्निशन दे। इसके साथ ही पुतिन ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन में उनके सपोर्ट वाली सरकार सत्ता में बैठाई जाए और अगर पुतिन की ये तमाम शर्तें यूक्रेन ने मान ली
तो हार अमेरिका और नेटो की होगी। और इसीलिए अमेरिका की तरफ से आ रही तमाम आवाज़ों में से जो आवाज़ सबसे ज़्यादा साफ सुनाई दे रही है वो है कि रूस को यूक्रेन के दलदल में फंसाया जाए। और सियासी जानकारों का मानना है कि दोनों तरफ के नेताओं यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसेस के बीच राय अलग अलग है, लेकिन ये सब रूस को यूक्रेन में फंसा कर रखने वाले ऑप्शन पर राजी हैं। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम पिछले दिसंबर से इसको लेकर प्लानिंग कर रहा था। जानकारों का मानना है कि काफी पहले ही अमेरिका और नेटो मुल्कों ने यह साफ तौर पर तय कर लिया था कि वो इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि रूस को उलझाकर रखा जाए। उनका आखिरी मकसद ये है कि फाइनेंशियली और फौजी तौर से रूस को कमजोर कर दिया जाए। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज पुतिन को एक विलेन की तरह से पेश कर रही है। इसके अलावा रूस को डिप्लोमेटिक तौर से अलग थलग भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनकी पूरी कोशिश ये है कि यूक्रेन के अंदर जारी रेजिस्टेंस यानी मुखालिफत को डिप्लोमेटिक, मॉरल, सियासी, फाइनेंशियल और फौजी मदद करके जिंदा रखा जाए ताकि इसका कोई हल ही ना निकल सके और जंग तो सालों तक चलती रहे। वैसे मौजूदा क्राइसिस 2014 से ही चला आ रहा है, जब रूस ने यूक्रेन से जुड़े उसके ईस्टर्न हिस्से क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया था। नेटो और अमेरिका से यूक्रेन की फौजी मदद उसी वक्त से शुरू कर दी गई थी। अमेरिकी फोर्स से जुड़े जानकारों के मुताबिक अमेरिका और नेटो 2015 से ही यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिका और नेटो के सैनिक 2015 से नेटो के यवोरिव फैसिलिटेशन सेंटर में डोनबास में लड़ाई के लिए हर साल यूक्रेन की सेना के 5 बटालियन को ट्रेन करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8 साल में यूक्रेन की 40 बटालियन को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वेस्टर्न कंट्रीज के सैकड़ों वॉलंटियर्स यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। उन्हें हथियारों की सप्लाई भी दी जा रही है। यूक्रेन के आम सिटीजन्स को भी शहरी जंग के लिए हथियारों से लैस किया जा रहा है और उनको भी फौजी ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि यूक्रेन में एक्टिव नियो नाजी और विदेश से आ रहे अपार्थीज सपोर्टर्स यानी रंग भेद समर्थकों के हाथों में हथियार देना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट वाले यूक्रेन में मुखालिफत करने वाले फोर्सेस से खतरा अमेरिका को भी बना रहेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जानकारों का मानना है कि यूक्रेन में जारी मुखालिफत को हथियार और ट्रेनिंग देना उसी तरह से देखा जाना चाहिए जिस तरह से अफगानिस्तान में अमेरिका ने मुजाहिदीन को दिया था। लेकिन अब अमेरिकी जानकारों को इस बात का खतरा है कि अपने हाथ में हथियार उठाने वाले रंग भेद सपोर्टर्स गोरे लोग अमेरिका वापस आकर कहीं वायलेंट ना हो जाएं। अल्ट्रा नेशनलिस्ट और दूसरे फार राइट चरमपंथियों की यूक्रेन में लंबे वक्त से एक खतरनाक और असरदार मौजूदगी रही है और जिस तेजी और आसानी से वेस्टर्न कंट्रीज के हथियार यूक्रेन में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो उनके हाथों में जरूर जाएंगे। पर दोस्तों, फिक्र की बात यह है कि दुनिया इन सब का अंजाम उस वक्त ही जान पाएगी जब तक इसकी बहुत देरी हो चुकी होगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।